हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा सेशन रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी पे। पॉलिटिकल थ्योरी का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, क्या उसका रेलेवेंस है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों के लिए एक फाउंडेशनल लेक्चर के रूप में काम करेगा, जहाँ पर वो पॉलिटिकल थ्योरी को, अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, एक बेस है, वो इससे हमारा तैयार होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। जो हम बोलते हैं कि राजनीति, ये राजनीति का क्या मीनिंग है, इस पे लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले एक बार जाके वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको पॉलिटिकल थ्योरी समझना आसान होगा। इसके साथ साथ में इससे पहले एक और लेक्चर है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि उसमें डिस्कस किया गया है क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी में, क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में, क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में, क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए। फिर आपको आगे का पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी थ्योरीज है, वो समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। क्या है मीनिंग, क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी को हम कैसे समझ सकते हैं, उस लेक्चर में भी बताया गया है। अगेन हम डिस्कस करते चलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या काम करता है, ये एक सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर्स पॉलिटिकल फेनोमेना इनकम्पासिंग पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। बेसिकली पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसका काम है सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली स्टडी करना पॉलिटिकल घटनाओं का, पॉलिटिकल फेनोमेना का, जो जिसमें शामिल है पॉलिटिकल साइंस भी और पॉलिटिकल फिलोसफी भी। यानी आप समझ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस यानी फैक्ट, पॉलिटिकल फिलोसफी यानी वैल्यूज। अब इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल फेनोमेना जो इवेंट्स है शामिल है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो शामिल है वो स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, संरचना है एंड वैल्यू है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, नॉर्म्स है। कहाँ पे है ये है अंडरपिन पॉलिटिकल सिस्टम में, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में स्थित है। स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू, जो मूल्य, सिद्धांत और जो ढांचा है पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक प्रणाली का, उसका ये साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली स्टडी करने का काम करती है। और किस लिए ये, इसका जो एम है वो है कंप्रहेंड एंड गाइड पॉलिटिकल लाइफ। जो हमारा राजनीतिक जीवन है उसको समझने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसका मार्गदर्शन देने के लिए ये स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का जो जगह है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे व्हाट इज जस्टिस, तो ये समाज में इस्टेब्लिश करता है कि न्याय कैसा होगा। तो ये हम पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू ही इसको समझ पाते हैं। अब उसमें भी पॉलिटिक्स में भी डिस्कस किया। अगेन हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल क्या है, किस चीज़ को हम पॉलिटिकल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिकल लाइफ को गाइड कर रही है। तो वो पॉलिटिकल कौन सा हमारा लाइफ का पार्ट है। क्या अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म की ओर जाते हैं, वो भी पॉलिटिकल है? बोले नहीं, वो हमारा पर्सनल लाइफ है। तो पॉलिटिकल लाइफ क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंसर्न है वो ऑर्गेनाइजेशन से है। और वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी, जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटी की स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। पॉलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम का जो है नाम है, जो पूरे कम्युनिटी को रेगुलेट करता है, पूरे कम्युनिटी को जो चलाता है। इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, पूरा ढांचा है, उससे उसका मीनिंग है। क्या क्या इसमें, अगर हम आइए समझ लेते हैं पॉलिटी के अर्थ को ही कि ये है क्या। ये एक polity an institution that establish rules, makes decisions for communities and exercise authority। अब इससे समझिए आप क्या क्या ये बोलना चाह रहे हैं। ये एक इंस्टीट्यूशंस है जो कानून को बनाता है, डिसीजन लेता है कम्युनिटीज़ यानी सोसाइटीज़ के लिए, लोगों के लिए, एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी, जो उसके पास पावर है उनको एक्सरसाइज करता है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, जिसको आप जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रिजीम के सेंस में समझते हैं, तो वैसा एक ढांचा यहाँ समझते हैं कि पॉलिटी एक वो चीज़ है। इसीलिए आपने देखा होगा अरिस्टोटल का जो कोट है, जो अरिस्टोटल का जो डिस्क्रिप्शन है के बारे में, क्या बोलते हैं कि
ये एक ह्यूमन क्या है, पॉलिटिकल एनिमल, यानी वो स्टेट के बिना नहीं रह सकता। वो ऐसी एक्टिविटी उसमें ये नेचुरल टेंडेंसी है सोसाइटी स्टेट को ऑर्गेनाइज करने का, उनके बीच में रूल रेगुलेशंस बनाने का, इस तरह से वो रहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरे जो हमारे थिंकर है वोलिन, उनका भी पर्सपेक्टिव है कि पॉलिटिक्स क्या है, कि पॉलिटिक्स का जो कंसर्न है वो किससे है, कॉमन से है। कि वो ये सर्च करने में या इस पे उनका जो दायरा है काम का वो कहाँ पे है, कॉमन में है। कि ऐसे इश्यूज जहाँ पे कॉमन गुड की बात हो, कॉमन कंसर्न्स हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स का काम है। तो इसी से आप देख सकते हो कि जैसे नेशनल डिफेंस है वो सब लोगों के लिए ज़रूरी है, न्याय है, इकोनॉमिक रेगुलेशन, आर्थिक जो रेगुलेशन है वो सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो आप समझ सकते हैं कि पूरी सोसाइटी के जो सामान्य हित है, जो कॉमन गुड है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे कॉमन के साथ में हमारा एक आ जाता है डिबेट पब्लिक एंड प्राइवेट का। तो प्राइवेट अगर इस पर बोला जाए तो प्राइवेट का दायरा कौन सा है, वो गतिविधियाँ जहाँ पे हमारी रिलीजियस हो सकता है, आर्ट है, खान पान है ना, कल्चर का जो है, फैमिली का मैटर है, ये प्राइवेट मैटर्स है। पब्लिक जो ऐसे मैटर जो सारे लोगों से, दूसरे लोगों से भी रिलेटेड हो, जो बाहर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रूल रेगुलेशंस है, बाहर के सोसाइटी के जो नियम है, ये सारी चीज़ें वो पब्लिक से आ जाती है। प्राइवेट का भी पब्लिक में हो सकता है, जैसे रिलीजन है, वो अगर आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो अपने मन से, वो आपका एक प्राइवेट है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग रिलीजन को फॉलो करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एक पब्लिक में वो इसका कुछ उस रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, तो वो कंसर्न है वो पब्लिक का बन जाता है। तो यहाँ पे वो पब्लिक स्पेयर शुरू हो जाता है कि अगर वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस उससे अगर प्रभावित होते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे अलग अलग रिलीजियस जो फेस्टिवल है उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड डिबेट डिस्कशन होने लग जाता है। तो वहाँ पे स्टेट है, पुलिस है, स्टेट का ही पार्ट है पुलिस, उसी का अंग है, तो वो इंटरवेंशन करते हैं। तो ये आपका पूरा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल का मीनिंग हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेचर क्या है। आप लोगों ने बहुत बार इसको देखा होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर है वो एग्जाम में आता रहता है। अब नेचर होता क्या है, या ये जो क्वेश्चंस आता है या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेचर का मीनिंग क्या होता है। क्या हम बताएं, पॉलिटिकल साइंस बहुत पढ़ ली, बहुत सारे हमने बुक्स भी देख लिया है, बट नेचर है क्या। तो इसमें देखिए ये पूछने का ये मकसद है कि इसका क्या, इसके फंडामेंटल फीचर्स है, इसका सार क्या है, एसेंस क्या है, या ये कौन से मेथड जो मेथड्स है उनको अडॉप्ट करते हुए जो पॉलिटिकल फेनोमेना है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उनको समझती है और उनका एनालाइज करती है। पॉलिटिकल थ्योरी कौन से मेथोडोलॉजी है उसको यूज करती है, उसका जो सार है वो क्या है, या उसकी जो फंडामेंटल फीचर्स है, ये इससे पूछने की वो कोशिश करते हैं। तो अब हम वन बाय वन इसकी जो की फीचर्स है उसको हम देख लेते हैं। एक तो है कॉन्सेप्चुअल नेचर इसका, ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट पे काम करती है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, आपने देखा होगा कि हमारे सिलेबस में भी है, जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, पावर, अथॉरिटी, ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है, या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में जिनको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स और उस डिस्कोर्स को एप्लीकेबल बनाने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए कोशिश की जाती है। तो एक फीचर्स जो है उसका नेचर का, वो आप ये बता सकते हो कि ये कॉन्सेप्चुअल नेचर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ये डील करती है। ये जो टाइटल है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा जो है वो है इसका ड्यूल फोकस है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, इसी से आ जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और ये हमारे इस लेक्चर में बार बार आएगा। इसका ड्यूल फोकस है, जो पहले भी बताया कि एक फिलोसफी पे है, एक साइंस पे है। तो यहाँ पे एक तो ये इम्प्रिकल जो नॉलेज है या जो उसका मेथड है इम्प्रिकल, उसको ये अडॉप्ट करता है साइंटिफिक, जिसमें ये किसको, जो फैक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, कैसे जो पीपल है, जो सिटीजन है, वो पॉलिटिक्स में बिहेव करते हैं, कैसे वोट डालते हैं, कैसे वो रेवोल्यूशन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। कि दूसरा इसके साथ में है नॉर्मेटिव
जो आप जान रहे हो, जिसको फिलोसफिकल भी बोल देते हैं। नॉर्मेटिव में क्या करते हैं, इसमें ये नहीं देखते हैं या फैक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, इस पे लॉजिक पे, आर्ग्यूमेंट पे, रीजन के बेस पे इसका जो एनालिसिस किया जाता है, जो वैल्यूज़ को, एथिक्स को बेस मान के करता है। इसमें ये देखा जाता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, कौन सा शासन अच्छा है, कौन सा शासन खराब होता है। ये चेक नहीं करते कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो रूल है वो खराब है कि अच्छा है। वो एक आइडियल फॉर्म में बन के वैल्यूज़ को और वो जो एस्टेब्लिश जो अभी है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये मैं पहले का जो लेक्चर है उसमें पूरा बता सका हूँ। व्हाट आउट टू बी पे देता है, और ये किस पे देता है, व्हाट इज पे देता है, कि जो है अभी और ये कैसा होना चाहिए, कि एक अच्छा जो शासन है वो कैसा होना चाहिए। लिबर्टी है वो रियल में कैसी लिबर्टी होना चाहिए, तो अलग अलग जो आइडियोलॉजी है, अलग अलग थ्योरीज है, उनके हिसाब से लिबर्टी की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस होता रहता है। तो कॉन्सेप्ट पे हो रहा है तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, ड्यूल है तो इसमें दोनों को डील किया जाता है। इसको हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आप अगर लॉन्ग आंसर लिखना होगा तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। एक नेचर है इसका क्रिटिकल नेचर। अब दो हो गया, कॉन्सेप्चुअल, ड्यूल और क्रिटिकल नेचर भी। क्रिटिकल नेचर का है कि ये केवल जो एक आइडियल फॉर्म है वो नहीं बताता है, या ये भी नहीं करता है कि जो फैक्ट अभी हमारे सामने है उसी का एनालाइज कर दिया। इसके साथ साथ में जो हमारे सामने है उसका एनालाइज करके उसका क्रिटिक भी करते हैं, आइडियल भी बताते हैं, और आइडियल बताने में एक अल्टरनेटिव, एक पर्सपेक्टिव भी वो देते हैं। तो इसका नेचर है वो क्रिटिकल है, इसीलिए ये धीरे धीरे आगे से आगे इवोल्व होता रहता है। आपने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस सुना होगा, तो ये काम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होता है। ये इवोल्यूट करती है, क्रिटिक करती है जो अभी सिस्टम है और जो आइडियोलॉजी है और जो प्रैक्टिसेज हैं, और उनके अपने क्रिटिक के बेस पे साथ साथ में उसका जो इम्प्रूवमेंट है, उसका जो एक अल्टरनेटिव फॉर्म है वो भी वो देते रहते हैं। तो एक आइडियल फॉर्म है साथ साथ में हमारे पास में, और एक जो इनका जो क्रिटिक का काम है। और क्या नेचर है इसका, एक नेचर है ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से ये चीज़ों को लेती है या उनसे प्रभावित होती है। पॉलिटिकल थ्योरी है वो केवल ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिक्स है वो एलिनेटेड है। अब इसमें जो स्टडी किया जाता है, जो चीज़ें लिया जाता है वो फिलोसफी से भी है, इसीलिए हम इसको फिलोसफिकल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो अरिस्टोटल, प्लेटो, जो नॉर्मेटिव हम जिसको बोल रहे हैं, तो वो पूरा फिलोसफी से है, वहाँ से आर्गुमेंट आता है, जस्टिस का, इक्वलिटी का, ये सारे डिस्कस किया जाता है। सोशियोलॉजी से भी है, जहाँ पे ह्यूमन का ओरिजिन, उसका नेचर, ये भी डिस्कस किया जाता है। इकोनॉमिक्स को भी डील करती है, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, वो कैसे इफेक्ट डालती है। इसका पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थियोरी है, एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उसका बेस ही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, हिस्ट्री से है, क्योंकि पूरा जो हिस्ट्री के बेस पे जो पहले की हिस्ट्री है वो आज का जो पहले का जो पॉलिटिक्स है वो आज हिस्ट्री बन गया है, आज की जो पॉलिटिक्स है वो आने वाले टाइम में हिस्ट्री बन जाएगा। तो ठीक है, तो उनका तो अच्छा रिलेशन है। जो सेबाइन है, बार्कर है, वो पूरा हिस्टोग्राफी करते हैं, तो वो पूरा हमारे सामने उस समय का जो पॉलिटिक्स थी उसको प्रेजेंट करते हैं। और लीगल सिस्टम भी है, क्योंकि इसमें स्टेट है, पावर है, रेगुलेशन है, रूल्स है, तो वो जो कानून है उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो एरिया है उनको भी हम समझते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव एक स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल जो लाइफ है वो एकदम से कोई एलिनेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसका देखते हैं। ये डायनेमिक्स एंड इवॉल्विंग भी है, जो आपको अभी बताया, क्योंकि ये जो पहले वाले का क्रिटिक कर रहा है तो एक अल्टरनेटिव भी दे रहा है, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रहती है। जो पहले की थ्योरी थी लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये हम स्टडी करते थे, कंजर्वेटिज्म, और धीरे धीरे उनको क्रिटिक करते हो कि लिबरलिज्म में ये कमियां है, ये मैन डोमिनेटेड है, तो फेमिनिज्म आ गया। पहले हम लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म का कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने पे ध्यान था, लेकिन बाद में ये आया कि इन्वायरमेंट को भी बचाना है आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो ये बहुत सारी जो थ्योरी है, ग्लोबलाइजेशन आया, इन सब थ्योरियों के कारण ये भी जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो इवोल्व होती रही इन सब घटनाओं के कारण। इसके साथ साथ में क्या है, ये कॉन्टेक्चुअल है और यूनिवर्सल। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, इसमें कंट्राडिक्शन है। कॉन्टेक्चुअल जब हम बोल रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या कल्चर से ये रूटेड है, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो वहाँ से भी पॉलिटिकल थ्योरी का इमर्ज हुआ है, वो अभी तक हम अरिस्टोटल, प्लेटो का एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन
इसका जो नेचर है वो टर्न किस में हो जाता है, यूनिवर्सल में हो जाता है, क्योंकि वो आइडिया आया और दूसरी जगह से भी आइडिया है, तो ये मिलके एक लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक का है या चाइनीज़ का है या इंडियन कॉन्सेप्ट है। थ्योरी एज ए यूनिवर्सल वो रूप ले ले, लेकिन जो आइडिया जो आता है वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से आता है। जैसे इंडिविजुअलिज्म का हम बोलते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है, जो सोसाइटियल जो वैल्यूज है सोसाइटी का वो इंडियन है या नॉन यूरोपियन है, वहाँ से आता है। साथ साथ में पॉलिटिकल थियोरी क्या है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है एंड डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे प्रिस्क्राइब है, कोई न कोई एक जो बीमारी होता है उसके लिए हम इलाज देते हैं ना, तो वैसा ही कुछ प्रिस्क्राइब भी करते हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब भी करते हैं कि किस तरह की इलनेस है। हम अगर उसको लिखने लग जाए तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है, रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारा शासन है, जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। समझिए अगेन, एक तो है इसका वर्णन करने का, तो वर्णन किसका करते हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका ये वर्णन करती है। और प्रिस्क्राइब क्या करती है, ये नई जो चीज़ें हैं, जो कमी है उसको दूर करके नए आइडिया, नए नॉर्म्स, नए वैल्यूज को ये करती है, जिससे अच्छा शासन चले, सोसाइटी अच्छे से चले, कॉमन गुड की बात हो। ठीक है, जो कमी है उनको दूर करने के लिए ये अपनी दवा लिखना, ये प्रिस्क्राइब करने का काम करती है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होगा तो फिर समस्याएं पे कौन बात करेगा, कौन डिस्कस करेगा, उनका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा। साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल भी है ये, तो जो हम बार बार कर रहे हैं, जैसे कैटलिन ने बोला है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कि ये एक बैलेंस बनाने का काम करता है पॉलिटिकल सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडिया में। ये जो आपको आंसर है अगर नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल पे आ जाता है, तो ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ से उठा के आप पूरा आंसर लिख सकते हो डिटेल में भी। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। कैटलिन क्या बोल रहे हैं कि एक बैलेंस बनाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, जहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन का स्टडी करना है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करना है, जहाँ पे फैक्ट है, जैसे डेविड ईस्टन करते हैं, तो वो साइंटिफिक हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पे, आइडिया पे करना है, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, ऑब्लिगेशन, स्टेट का पालन क्यों करना चाहिए, जैसे आइडिया आता है, तो वो नॉर्मेटिव हो गया, स्टेट को हम मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो डिबेट है वो इसमें आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें हैं वो हिंदी में भी दे रखी है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये है आपका वैचारिक संभाव है, जिसमें कॉन्सेप्ट आ गया। द्यूल आधारित है, जहाँ पे ड्यूल की हम बात कर रहे हैं। आलोचनात्मक संभाव है, ये भी हम बात कर रहे हैं। अंतर्विषयक दृष्टिकोण है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग जो एरिया है उनको हम डील करते हैं इस पॉलिटिकल साइंस में। गतिशील है, क्योंकि हम जब क्रिटिक करते हैं जो थीसिस सिंथेसिस की ऐसे बढ़ते जाते हैं। और ये कॉन्टेक्चुअल है, संदर्भगत है, सार्वभौमिक है इसका नेचर है। और ये नुक्सा देने वाला वर्तमाक और प्रिस्क्रिप्टिव है, इसकी भी हम बात कर ली। वैज्ञानिक और दार्शनिकों के बीच में, यानी तथ्यों और मूल्यों के बीच में एक संतुलन देखने को मिलता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिएगी तो आप मुझे लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्कोप पे। चलिए स्कोप से बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा प्लान है कि हम लगातार ऐसे पॉलिटिकल साइंस के जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसको मजबूत करने के लिए लगातार लेक्चर लाते रहेंगे। आपकी ओर से कोई भी सुझाव होगा, अगर आपकी ओर से कोई ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे लेक्चर लाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्कोप में क्या पूछते हैं, नेचर को आपने देखा कि नेचर में क्या आंसर देना है हमें, वो आंसर देना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का की जो फीचर्स है, जो एसेंस है, जो मेथोडोलॉजी है, जो उसका एक दायरा है स्टडी करने का, वो कैसा होगा उस पर हम बात करते हैं। स्कोप में क्या है, स्कोप का होता है सिंपल दायरा कि उसके किस हद तक कौन कौन से उसमें थीम होगा, क्या अप्रोच होगा। देखिए यहाँ पे रेफर्स टू ब्रेथ एंड एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, थीम्स एंड अप्रोच। कौन कौन से अप्रोचेज होगा, कौन सी थीम होगा, किसका हम स्टडी करेंगे, कहाँ तक स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का स्टडी करेंगे, ये स्कोप का पार्ट है। ये हमारे सामने क्या है, इट आउटलाइन द एरिया ऑफ सब्जेक्ट,
एंड द टाइप ऑफ इंक्वायरीज दैट पॉलिटिकल थ्योरी एड्रेस। ये हमारे सामने जो एरियाज है और जिस तरह की इंक्वायरी है वो सामने रखता है। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। एक हमारे सामने एक ढांचा देता है, एक फ्रेमवर्क देता है और ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हमें अचीव करना है, क्या स्टडी क्या करना है आखिर। तो ये आपको सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हो, स्कोप पूछ रहा है उसका क्या मीनिंग होता है। अपने ये एग्जाम में लगातार आता रहता है, तो हमें ये तो समझ में आना चाहिए ना स्कोप का मीनिंग क्या है। तो ये आ जाएगा मीनिंग, यहाँ पे आप समझ सकते हो स्कोप का जो मीनिंग है वो बाउंड्रीज ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, ये जैसे पूरा जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे एरिया है, इसमें पॉलिटिकल एरिया हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ये पूरी सोसाइटी है, अब उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें आपके कल्चर भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो इंसान को जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमने ये पॉलिटिक्स वाला एक पार्ट है वो निकाल लिया मान लीजिए। अब इसमें जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है जो स्टडी कर रहे हैं वो उसका ये दायरा निर्धारित होगा कि हम इन इन चीज़ों का यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, स्कोप का क्या है, बाउंड्रीज ऑफ इंक्वायरी, जो हम सर्च करना जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या सीमाएं हैं ये देखना है। ठीक है, तो सीमाएं नहीं, इसका तो बहुत सारा एरिया है। तो कोर जो फोकस एरिया है अगर वो हम देखें तो एक तो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल थ्योरी तो एक साइंस का ही सब, पॉलिटिकल साइंस का सब फील्ड है, तो एक पॉलिटिकल साइंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, जो फैक्ट को, जो लॉजिक के बेस पे, जो एम्पिरिकल स्टडी है, जो प्रत्यक्ष जो स्टडी कर रहे हैं, जो दिखने वाली हो उसका एक स्टडी करते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग है। तो एक तो ये उसका दायरा है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का किस पे, ये ऑब्जर्वेशन करता है, फिर जनरलाइजेशन करता है, फिर प्रोडक्शंस करता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जब आपको एम्पिरिकल या साइंटिफिक जो स्टडी या बिहेवियरलिज्म जब आएगा तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाता है तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका क्या काम है, अगर वो साइंटिफिक वे में कर रहा है तो वो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, अलग अलग जगह से चीज़ें देख के फिर वो जनरलाइज करेगा कि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है अगर बढ़ती है तो वो आपके ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वीक करेगा। अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी कम होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छे से चलेगा। ये हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया, अलग अलग जगह पे देखे, उसका एक जनरलाइजेशन बना लिया, ये थ्योरी बना लिया। उसके बेस पे हम प्रोडक्शन करेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे भी लोगों के बीच में ज़्यादा ज़्यादा जो इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्मूथ चलेगा, उसमें कम प्रोटेस्ट होंगे, वो लंबे टाइम तक चलेगा, लोगों का ज़्यादा विश्वास होगा पॉलिटिकल सिस्टम पे, और इसके बेस पे हम चीज़ों को दूसरी जगह फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डेविड ईस्टन वाला आपको याद होगा, ये साइंस बनाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बन जाता है। वहीं दूसरी ओर इसका जो दायरा है, स्कोप है, वो पॉलिटिकल फिलोसफी भी है। तो वहाँ पे फिर वो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है लिबर्टी इक्वलिटी डेमोक्रेसी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पर भी ये बात कर रहे हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है, सोसाइटी को और गोल देता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इसमें किसकी बात होगा, अथॉरिटी का होगा। स्टेट को, लोगों को कितना जो लिबर्टी है वो देना चाहिए, स्टेट के पास में कितनी अथॉरिटी होना चाहिए, इसकी बात होता है। फॉर एग्जांपल हॉब्स है, वो स्टेट को फुल अथॉरिटी देना चाह रहा है। वहीं पे आप देखोगे कि जो लोग हैं वो स्टेट को फुल अथॉरिटी नहीं देता है, वो सिटीजन्स को देता है। अगर स्टेट उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो नेचुरल राइट है, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अपने अधिकार, जो शासन करने का अधिकार है, सरकार से वापस ले लेंगे। तो ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। ऐसे ही पावर का है, जैसे हन्ना अरेंट से लेके माइकल फूको सब पावर को अलग अलग रूप में डिफाइन करते रहे हैं कि पावर है वो जो कोएसिव होना चाहिए, या वो कल्चर में या स्ट्रक्चर में बिल्ड है। जैसे हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं ग्रामसी। ऐसे ही गवर्नेंस है, सोशल वैल्यू है, कंजर्वेटिव है, वो रिलीजियस और जो सोसाइटी का जो वैल्यू उसको ज़्यादा रखना चाह रहे हैं। वहीं पे लिबरल है, वो इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन इसमें होता है। अब अगर इसी में स्कोप में डायमेंशंस है उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो। ये जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप में, यही सारी चीज़ें यहाँ पे अगेन है। तो ये एम्पिरिकल स्टडी हो गया जो हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मेटिव हो गया, और नीचे क्रिटिकल हो गया। तो जो आप नेचर में देख रहे थे, जैसा हमारा नेचर होगा, जो उसका एसेंस होगा, वैसा ही वहीं तक हमारा स्कोप भी फैला हुआ होगा, वो इसमें इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो है दायरा या राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हो। ये राजनीतिक विज्ञान भी है, राजनीतिक दर्शन है, ये अनुभवजन्य है, ये मानदंड आधारित है, ये आलोचनात्मक भी है।
चलिए अब हम देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। तो एक जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है वो तो इसलिए है कि हमारी जो सोशल लाइफ है, जो सोसाइटी की लाइफ है ना, इसको पूरे को मैनेज करते हैं। जो व्हाट इज पॉलिटिक्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे ट्रैफिक रूल्स बने हैं, ट्रैफिक पे जो अलग अलग रूल रेगुलेशन, लेफ़्ट में चलना है कि राइट में, कौन से जो डायरेक्शन से आपको टर्न लेना है, कितने टाइम तक आपको क्रॉसिंग पे रुकना है, ये सारे रूल रेगुलेशन बना है। वैसा ही पॉलिटिकल जो थियोरी है वो भी इन्हीं पे चर्चा करता है कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, कैसे ये रूल रेगुलेशंस लोगों पे लागू होंगे। तो ये जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करती है। जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको अगर देखोगे तो वो करता है, जैसे जो मेडिकल साइंस है वो हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो स्टडी करते हैं और जो भी सामने नई प्रॉब्लम आती है उन पे वो रिसर्च करने लग जाते हैं। तो वैसे ही पॉलिटिकल जो थियोरी है उसका काम ये है कि पॉलिटिकल लाइफ में या सोसाइटी में लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए सॉल्यूशन खोजने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है या मैनेज से है कि सोशल लाइफ को वो चैनलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के एक दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए है कि ये सोशल एंड रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कि अगर हमने पहले से जो थ्योरीज है, जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है, उसकी कमियों को हम उस पर स्टडी करते हैं, उनका क्रिटिक करते हैं और एक आइडियल सोसाइटी या एक नया रूप देते हैं, दोबारा उस सोसाइटी को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले मोनार्की था, राजा लोग रूल करते थे, धीरे धीरे जनता जो है वो जागरूक हुई। तो ये जो थिंकर्स थे पॉलिटिकल थ्योरी पे जो वर्क करते थे, उन लोगों ने अपना एक डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। फिर डेमोक्रेसी में पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, फिर संख्या बढ़ने लग गई, ज़्यादा बड़े स्टेट होने लग गए तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दिया। तो ये लगातार इवोल्व होता रहा, जो पहले था उसको क्रिटिसाइज करते रहे और एक नया एक मॉडल है वो देते गए। तो ये काम किसका है? पॉलिटिकल थियोरी का है, इसलिए इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके साथ साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल है, आपको नेचर में बताया था। तो यहाँ पे ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है कि इसका मीनिंग क्या है। ये बहुत सारे ये वैग्यू और मिस यूज टर्म है। जैसे पॉलिटिक्स को ही एक डर्टी एक एक्ट माना जाता है कि नहीं, राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति गंदी है। ऐसे ही बहुत सारे हैं कि जो जस्टिस को या फ्रीडम को, एग्जाम्पल से देखिए आप, फ्रीडम का कितना मिसयूज हम कर सकते हैं वर्ड का, कि कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल थियोरी है उनका ये काम है कि फ्रीडम का रियल में क्या मीनिंग होना चाहिए। क्या किसी भी तरह के बंधन नहीं होना फ्रीडम है? किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं? या ऐसे ही अथॉरिटी है तो क्या स्टेट को फुल पावर दिया जाए? अथॉरिटी सत्ता है तो क्या इसका ये मीनिंग है? या जॉन लॉक की तरह उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए? तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो गवर्नमेंट है उनका कैसा ये ऑपरेटिव रिजिम बन सकता है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एक है ना, वो हमारे सामने रखता है जिससे हम इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। साथ साथ में ये क्या प्रमोट करता है? डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर पॉलिटिकल थ्योरी है जिसमें बहुत सारे थिंकर्स होगा, पॉलिटिकल थॉट्स ओरिजिन होंगे, जिसमें आर्गुमेंट दिया जाएगा, काउंटर आर्गुमेंट होगा, तो ये एक डिबेट और एक डिस्कशन दे रहा है। ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट कर रहा है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी तो वही रूल है जहाँ पे लोग आपस में डिस्कस करें, डिबेट करें, फिर किसी डिसीजन पे आए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनका रेजोल्यूशंस है वो पीसफुल मीन से हो जाए। तो पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, लोगों के बीच में डायलॉग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसको इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि वहीं से तो नॉर्म्स आ रहे हैं, वहीं से तो एथिक्स ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब प्लेटो का अगर आप रिपब्लिक देखोगे तो उसमें पूरा जो जस्टिस है वो किसके थ्रू आ रहा है? डायलॉग फॉर्म के थ्रू आ रहा है। तो वो आपस में ये भी जो जस्टिस नहीं होता, फिर उसके बाद में काउंटर आर्गुमेंट आता है, फिर बोलते हैं ये भी नहीं होता। तो ये एक चलता रहता है धीरे धीरे ऐसे करते करते, और एक वो एक जो जस्टिस का जो सही फॉर्म है सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो उसमें तो कहीं वॉर नहीं होता है, वहाँ पे तो कहीं कोएशन या जो फोर्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये है, ये हिंदी में आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का इवोल्यूशन। अगर कहीं से भी आपके सामने आ जाए ये क्वेश्चंस या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवोल्व हुई है, तो हिस्टोरिकली आप देखिए तो आज हमारे सामने जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमेशा से नहीं थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पहला फेज है आप देख सकते हो, जो एंशियंट टाइम में वो जो फेज है वो कैसा था? वो नॉर्मेटिव था, फिलोसफिकल था,
लीगल और इंस्टीट्यूशनल था। ये अप्रोच भी आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का, अगर आपसे अप्रोच भी पूछ लिया जाए तो सेम है, वही है कि एक अप्रोच कौन सी है, नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच है, एक लीगल है, एक इंस्टीट्यूशनल है, और ये सारी जो अप्रोच है ये यहाँ से ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। ये सारी अप्रोच वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप अपने से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, नॉर्मेटिव फिलोसफिकल एक, लीगल दो और इंस्टीट्यूशनल तीन। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। नॉर्मेटिव फिलोसफिकल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, लीगल में क्या आएगा, लीगल में जो सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का जो लीगल सेटअप है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसका इसमें स्टडी किया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी करना। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल में जहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसका स्टडी किया जाता है, जैसे जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो जिसको हम पार्लियामेंट बोल देते हैं, कहीं पे कांग्रेस बोल देते हैं, कहीं पे डूमा बोला जाता है, जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कानून बनता है उसका स्टडी किया जाता है। तो जो अर्ली पॉलिटिकल थ्योरी था, जो पहले पहले डेवलप हुई थी, उसका बेस इस तरह का था। तो आप देखोगे प्लेटो है वो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल देता है, अरिस्टोटल है वो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल भी देता है, लेकिन साथ साथ में वो लीगल भी हो जाता है। लीगल कब होता है, जब वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके स्टडी करता है तो वो लीगल भी फ्रेमवर्क हो जाता है। इसके बाद में अगर आप देखोगे रोमन आते आते इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, बहुत सारा जो स्टडी होता है वो इंस्टीट्यूशन के बेस पे होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये किया जाता था। फिर आप देखेंगे कि जो थिंकर्स है, ब्राइस डाइसी है ना, यहाँ तक आते हैं। लेकिन बाद में हम मॉडर्न टाइम में क्या देखेंगे कि डेविड ईस्टन है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, और वो स्टडी का कैसे रूप हो जाता है, पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म आ जाता है। पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरलिज्म में क्या होता है, डेविड ईस्टन को आपको याद होगा, चार्ल्स मेरियम आपको याद होगा, वो ये कहते हैं पॉजिटिविज्म का यहाँ पे कुछ सकारात्मक वाला नहीं है। पॉजिटिविज्म का यहाँ पे है कि जो है फैक्ट है, उसका जो फैक्चुअल है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, यानी जो रियल में है, अनुभव जिसका किया जा सकता है, उसका स्टडी करना है हमें। और बिहेवियरलिज्म मतलब बिहेवियर का स्टडी करना है। यहाँ पे डेविड ईस्टन आपको याद आ गया, 1950s के अराउंड ये स्टडी आता है, जो पॉलिटिकल थ्योरी का आगे इवोल्यूशन होता है। इसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ये कंटेम्प्रेरी। हालांकि कंटेम्प्रेरी नहीं रहा, ये लेट 20th में आया, अभी तो और इवोल्व हो रहा है, लेकिन ये अभी तक हमारे हैं। तो ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इसमें क्या था, वैल्यू था। यहाँ पे वैल्यू जो ज़्यादा डोमिनेट करते थे, नॉर्म्स डोमिनेट करते थे। पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म में क्या करेगा, फैक्ट करेगा। आपको पता ही है, इसे बताने की है ना जरूरत है नहीं कि फैक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं। पोस्ट बिहेवियरिज्म सबको ही पता होगा, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट नहीं है तो सुन लीजिए। पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या करता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के ये तीसरा बन जाता है, एक और दो को मिला के तीसरा। यहाँ पे ये बात करते हैं कि नहीं, वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जो रियल वर्ल्ड है उसको समझने के लिए फैक्ट भी होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड भी होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दोनों कैसे हैं, जैसे सोशल जस्टिस है, ह्यूमन राइट है, इन्वायरमेंटलिज्म है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से चलेगा तो पावर कैसे आता है, इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो वोट कैसे भी आप लो, लोगों को पैसे बांट के वोट लो, उनको शराब पिला के वोट लो, झूठ बोल के वोट लो तो आएगा। तो ये तो बोलेंगे नहीं यही मेथड अच्छा है, ये साइंटिफिक है, क्योंकि आपके फेवर में जा रहा है, आपको सत्ता दिलवा रहा है, आपको पावर दिला रहा है। लेकिन ये वाले बोलेंगे नहीं, वो जो मेथड है वो करप्ट है, वो मेथड सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस एक यही है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज़ इट इज़ रेलेवेंस। तो आपको रेलेवेंस बताना होगा, तो जितना आपने उनका जो नेचर देखा है, स्कोप देखा है, सिग्निफिकेंस देखा है, उससे आपको अंदाज़ा लग गया कि ये पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने आपसे बने इसके जो रेलेवेंस के जो पॉइंट वो आप बना सकते हो, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप उसमें और ऐड कर सकते हो। सबसे पहला जो उसका इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है, वो तो इसीलिए ना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि जब हम डिबेट डिस्कशन करेंगे, एक्टिव रहेंगे, सही गलत का हमें पता होगा, तब तो डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा। तो एक तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। दूसरा, इट एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अब आप अभी आपको बताए ह्यूमन राइट्स का, इन्वायरमेंटलिज्म का, तो ये सारे जो एड्रेस है वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का काम है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एक और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये एथिकल फाउंडेशन देता है हमारी पॉलिसीज को, क्या सही है क्या गलत का भी देता है।
जो हमारे लॉ है वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए, कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। ये मोरालिटी का भी एक पार्ट देता है, सही गलत का भी एक डिफरेंस बताता है। तो ये एथिकल फाउंडेशन देता है सरकार जो नीतियाँ बनाती है उनको। सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करने का ये काम करता है, क्योंकि जब लोगों को इसका आइडिया होगा वो डिस्कस करेंगे कि इक्वलिटी और लिबर्टी में क्या रिलेशन है और इक्वलिटी के अलग अलग कौन से फॉर्म है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इक्वलिटी है, लोगों के बीच में ये जो असमानता है वो है ही क्यों, क्यों सामाजिक न्याय चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे ना कि रिजर्वेशन का हो या एफर्मेटिव एक्शन का हो या अलग अलग जो सेक्शन डिप्रोवाइड है, डिसएडवांटेज है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बना है, वो तो पहले से नहीं थे। जब वो पॉलिटिकल लाइफ में आए, उस पर रिसर्च करने लग गए, तो ये इवोल्व होता गया और ये सोशल जो जितने भी इनजस्टिस थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने का भी काम करते हैं। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो सत्ता का जो मिसयूज है, पावर का मिसयूज है, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करता है कि रियल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, जस्टिस कैसे मिलना चाहिए, है ना। जब भी जहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिलता है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट आपने देखा होगा, वी वांट जस्टिस के। ठीक है, जिस भी तरह का जो मिसयूज है पावर का, करप्शन के खिलाफ आप देख लीजिए, है ना। आरटीआई का जो है वो भी इसी का एक रूप है। तो इसलिए लोग लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन सारे सवालों को इनको डिस्कस करता है, या पॉलिटिकल थ्योरी से ही हमें अवेयरनेस आती है इन सारी चीज़ों का। इंक्रीज डायलॉग एंड डिबेट, ये लोगों के बीच में डायलॉग डिबेट को बढ़ावा देता है, इससे ही तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है ड्राइव सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। तो पहले भी बता दिया सोशल जस्टिस को ये इस्टेब्लिश करता है, तो उसी तरह से ये फिर ये जो सोशल चेंज है, सामाजिक जो बदलाव है उसको भी इस्टेब्लिश करेगा, ये प्रोग्रेस को भी लाएगा। इसके साथ साथ में क्या है, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए भी हमें तैयार करता है। जैसे अब एआई आ गया, टेक्नोलॉजी, तब हम अवेयर होने लगे तो उस पर भी स्टेट एंड एआई का स्टडी होने लग गया। या इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं। सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको लेके भी पॉलिटिकल थ्योरी काम करने लग गई है। अगर आप गूगल करके देखोगे तो टेक्नोलॉजी का अगर आप डालोगे तो जितना आगे टेक्नोलॉजी आने वाला है उस हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी का जो पार्ट है, सब पार्ट है, वो होता जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ है, आप हिंदी में भी देख सकते हो। लोकतंत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है, नैतिक आधार प्रदान करता है, अन्याय का निराकरण करने की कोशिश करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, संवाद बहस को बढ़ावा देता है, सामाजिक परिवर्तन को और प्रगति को बढ़ाने की बात करता है, भविष्य की चुनौतियों के लिए भी हमें तैयार करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। आई होप आप सब लोगों की ये एक समझ बनी होगी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जल्दी ही इसके आगे का पार्ट जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का डिबेट है, इस पे हमारा लेक्चर आएगा। तो आप साथ में बने रहिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।